हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर क्विज़ भी कराए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों में पानी का संबंध, जिसको इंग्लिश में वाटर रिलेशन कहते हैं। अब पौधों द्वारा पानी का अवशोषण, तो पानी का अवशोषण जो होता है जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम रूट हेयर्स से होता है। जैसे पौधों में ये क्या होता है, जड़ हो गया, ठीक है। और इसी के आसपास जो होता है जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, मूल रोम जिसको कहते हैं, उनके द्वारा पानी का जो है अवशोषण होता है। तो पानी का अवशोषण जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम द्वारा होता है। अगर जो पूछ लेगा कि जड़ों के किन भागों से जो है पानी का अवशोषण होता है, तो रूट हेयर्स से होता है। और जड़ के बाल जेरोफाइट्स में अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में जो होता है अनुपस्थित होते हैं। तो जड़ के बाल किस में अधिक विकसित होते हैं, तो जेरोफाइट्स में अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। तो पौधों द्वारा पानी अवशोषण में क्या होता है, तो पानी का अवशोषण जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम रूट हेयर्स से होता है और जड़ के बाल जेरोफाइट्स में क्या होता है, अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। अब अवशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो इसमें आता है, पहला होता है सक्रिय अवशोषण होता है जिसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण होता है जिसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सक्रिय एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जड़ों की गतिविधियों के कारण पानी जो है अवशोषित होता है और चयापचय ऊर्जा और गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में जो है खर्च होती है। जो चयापचय ऊर्जा है वो क्या होता है कि गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में खर्च होता है और पानी का केवल एक छोटा हिस्सा सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। तो पानी का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो किसके द्वारा अवशोषित होता है, तो सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। तो सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, तो जड़ों की गतिविधियों के कारण पानी जो है अवशोषित होता है और चयापचय ऊर्जा गैर ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण में खर्च होती है और पानी का केवल एक छोटा हिस्सा सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। पानी का केवल एक छोटा हिस्सा जो है सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। अब फिर आता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा दबाव के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पानी के जो है वायवीय हिस्सों यानी जो सूट हो गया और पौधों की पत्तियों की गतिविधियों द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है और इसलिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और पौधा जो है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा जो है अधिकांश पानी को अवशोषित करता है। तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा दबाव के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पौधों के जो है वायवीय हिस्सों यानी जो है सूट और पौधों की पत्तियों की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होती है
और पौधा जो है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अधिकांश पानी को जो है अवशोषित करता है। अब आता है रसारोहण, जिसको एसेंट ऑफ सेल शेप कहते हैं। रसारोहण तो तने के आधार से पौधे के जो है ऊपरी भाग तक पानी के ऊपर की ओर बढ़ने को रसारोहण कहते हैं। जैसे ये तना है, तना के आधार से मतलब नीचे भाग से पौधे के ऊपरी भागों तक पानी के जो है ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, इसमें क्या रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं, एसेंट ऑफ सेल शेप। अब रसारोहण की जो है क्रियाविधि में कौन सा आता है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत में क्या है, वाइटल थ्योरीज में तो रिले या क्लैम्बरिंग पंप सिद्धांत गैडलिस्की ने जोता है 1884 में दिया गया था उन्हीं के द्वारा। और उसके बाद प्यूलेशन सिद्धांत जो है सर जेसी बोस द्वारा दिया गया था 1923 में। तो प्यूलेशन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जेसी बोस द्वारा दिया गया था। और रिले या क्लैम्बरिंग जो था पंप सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो गैडलिस्की द्वारा 1884 में। अब आता है जड़ दबाव, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं, का सिद्धांत। यह जो था स्टीफन हेल्स ने 1727 में जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया था। स्टीफन हेल्स द्वारा जो था दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1727 में जड़ दबाव रूट प्रेशर का सिद्धांत दिया गया था। और जड़ दबाव जो है नामक जड़ों द्वारा अवशोषित पानी के संचय के कारण हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो था विकसित हुआ है। तो जड़ दबाव में क्या होता है, जड़ दबाव नामक जड़ों द्वारा अवशोषित पानी के संचय के कारण हाइड्रोस्टैटिक दबाव विकसित हुआ है। और जड़ दबाव जो होता है यह मैनोमीटर द्वारा जो होता है मापा जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा जो है मापा जाता है। अब आता है भौतिक सिद्धांत, फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल थ्योरी में क्या होता है, केशिकात्व, जिसको कैपिलरी सिद्धांत। तो बोहम 1809 में उन्होंने कहा कि सतह के तनाव के कारण होता है पानी संकीर्ण ट्यूबों में उठता है। तो केशिकात्व या कैपिलरी में क्या होता है कि सतह के तनाव के कारण पानी जो है संकीर्ण ट्यूबों में जो है उठता है। यह सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो बोहम ने दिया था। कब दिया था, तो 1809 में दिया था। फिर आता है इनहिबिटेशनल सिद्धांत आता है, जिसे साइक्स ने 1878 के अनुसार क्या है ये, तो जाइलम की कोशिका भित्ति की अंतःचूसक गतिविधियां जो है रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो साइक्स के द्वारा 1878 में क्या कहा गया, जो जाइलम की जो कोशिका भित्ति है कि जो अंतःचूसक गतिविधि जो है वो रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती है। अब सामंजस्य और असंजनता सिद्धांत। वाष्प या फिर जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन पुल सिद्धांत। यह सिद्धांत जो था डिक्सन एंड जॉली द्वारा 1894 में प्रस्तावित किया गया था। और यह सिद्धांत जो था सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। तो भौतिक सिद्धांत में कौन कौन सा आता है, फिजिकल थ्योरी में तो केशिकात्व सिद्धांत आता है, जिसको बोहम ने 1809 में दिया था। और उन्होंने कहा क्या कि सतह के तनाव के कारण पानी जो है संकीर्ण ट्यूबों में जो है उठता है। और उसके बाद इनहिबिटेशनल जो है सिद्धांत में क्या हुआ, तो साइक्स द्वारा 1878 में जाइलम की कोशिका भित्ति की जो है अंतःचूसक गतिविधि रसारोहण के लिए जिम्मेदार होती है। तो इन्होंने किसको मतलब जिम्मेदार ठहराया, तो जाइलम की कोशिका भित्ति
को जो है अंतःचूसक गतिविधियों रसारोहण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद सामंजस्य और असंजनता सिद्धांत में या फिर वाष्पोत्सर्जन पुल सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है डिक्सन एंड जॉली द्वारा 1894 में जो है प्रस्तावित किया गया था और यह जो है सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। अब अगला आता है पौधों में पानी का नुकसान। पानी का नुकसान कैसे होता है पौधों में? तो पहला आता है उत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन आता है। तो वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है ट्रांसपायरेशन में? तो जल का जो होता है वाष्प के रूप में पौधे के जीवित वायवीय भागों से पानी के नुकसान को ट्रांसपायरेशन जो है कहते हैं। तो ये पौधा है, पौधे में जो होता है पत्तियां हैं और इसमें क्या होता है रंध्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो जल का वाष्प के रूप में पौधों के जीवित वायवीय भागों से पानी के नुकसान को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? यह पौधों में जो है होने वाली एक आवश्यक बुराई है। मतलब इसमें बुराई पानी का नुकसान हो रहा है लेकिन ये आवश्यक भी है और यह पौधों की पत्ती की सतह को जो है ठंडा रखता है। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होता है कि पौधा है उसके जो पत्ती है उसका जो सरफेस है उसको क्या करता है ये ठंडा करता है और पौधों द्वारा अवशोषित पानी का लगभग 99% भाग ट्रांसपायरेशन में जो है खो जाता है। तो पौधों द्वारा जो अवशोषित 99% भाग है वो किसके द्वारा खो जाता है? तो वो ट्रांसपायरेशन द्वारा खो जाता है और यह पौधों की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटना है। तो पौधे की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटना है और रंध्र गतिविधियों द्वारा उत्सर्जन को जो है नियंत्रित किया जाता है और उत्सर्जन का प्रधान अंग क्या है? तो पत्ती है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किधर की होता है? ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो पत्ती द्वारा होता है और रंध्र गतिविधियों द्वारा जो ट्रांसपायरेशन है उसको जो है नियंत्रित किया जाता है। अगर रंध्र खुले होते हैं तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, अगर बंद होते हैं तो भैया कम होगा, नहीं होगा। पूर्णतः बंद होंगे तो नहीं होगा। अब ट्रांसपायरेशन का प्रधान अंग क्या है? तो पत्ती है, लीफ। और पर्णीय ट्रांसपायरेशन जो था दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टोमेटल जिससे 80 से 90% होता है, दूसरा क्यूटिकुलर जो कि 20% तक होता है। तो अगर पूछा जाए लीफी ट्रांसपायरेशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टोमेटल जिसके द्वारा क्या होता है 80 से 90% होता है वाष्पोत्सर्जन और क्यूटिकुलर के द्वारा होता है 20% तक होता है। तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में पौधे के जीवित वायवीय भागों से क्या होता है पानी के नुकसान को होता है उत्सर्जन के रूप में कहा जाता है, मतलब ट्रांसपायरेशन के रूप में कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन कहता है पौधों की एक आवश्यक बुराई है और ये क्या करता है पत्ती का जो सरफेस है उसको ठंडा किए रहता है और पौधों द्वारा अवशोषित जो भी पानी है लगभग 99% जो है ट्रांसपायरेशन में खो जाता है। यह पौधों का जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया है और रंध्र गतिविधियों द्वारा जो होता है ट्रांसपायरेशन को नियंत्रित किया जाता है। और ट्रांसपायरेशन का जो होता है प्रधान अंग की बात करें तो वो पत्ती होता है। और पर्णीय छिड़काव जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है स्टोमेटल जिससे 80 से 90% होता है और फिर आता है क्यूटिकुलर जिससे 20% तक होता है। अब स्टोमाटा जिसको रंध्र कहते हैं
ये जो था विशेष जो था एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जो पत्ती की सतह पर जो था वितरित रहती हैं। लेकिन स्थलीय पौधों के मामले में जो है मुख्य रूप से पत्तियों की जो है निचली सतह पर पाए जाते हैं और इसलिए जो लगभग ऐसे पौधों में जो है 97% ट्रांसपायरेशन द्वारा जो है पानी का नुकसान जो है पत्ती के निचली सतह से होता है। तो अब स्टोमेटा में होता क्या है कि ये विशेष एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जो पत्ती की सतह पर जो होता है वितरित होती हैं, लेकिन जो स्थलीय पौधों के मामले में मुख्य रूप से क्या होता है पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं। और स्थलीय पौधों के मामले में क्या होता है कि मुख्य पत्तियों के जो है निचली सतह में पाए जाते हैं और लगभग जो है 97% ट्रांसपायरेशन द्वारा जो है पानी का नुकसान पत्तियों के जो है निचली सतह पर होता है। और प्रत्येक स्टोमेटा में क्या होता है 2 गुर्दे यानी कि किडनी आकार की जो है गार्ड कोशिकाएं होती हैं और गार्ड कोशिका की भीतरी दीवार जो है मोटी होती है और बाहरी दीवार पतली होती है। तो जो प्रत्येक स्टोमेटा है उसमें क्या होता है 2 गुर्दे आकार की जो है गार्ड कोशिकाएं होती हैं और गार्ड कोशिका जो है कि भीतरी दीवार मोटी होती है और बाहरी दीवार क्या होती है पतली होती है। अब आता है रंध्र खोलने और बंद करने की क्रिया विधि। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण क्रमशः जो है इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी क्या होता है यह जो है ढीला यानी कि फ्लैसिड होना है, अर्थात जो है रंध्र व्यवहार को टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो रंध्र जो है व्यवहार है उसको किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण जो है इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी यह जो है ढीला होना होता है, अर्थात जो है रंध्र व्यवहार को जो है टर्गर दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। और जब टर्गर दबाव की गार्ड कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है। जब टर्गर दबाव की जो है गार्ड कोशिकाओं में जो है वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है और जब टर्गर प्रेशर घटता है तो स्टोमेटा बंद कर दिया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पोटोमीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन का दर जो होता है किससे मापा जाता है, तो पोटोमीटर से। तो रंध्र खोलने और बंद होने की क्रिया विधि में क्या होता है, तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण इसकी स्फीति यानी कि टर्गिडिटी यह जो है ढीला यानी कि फ्लैसिड होना है, अर्थात रंध्र व्यवहार को टर्गर जो है दबाव द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। और जब टर्गर दबाव की गार्ड कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो स्टोमेटा खुल जाता है और जब टर्गर प्रेशर जो है घटता है तो स्टोमेटा को जो है बंद कर दिया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पोटोमीटर द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। अब आता है बिंदु श्रवण जिसको गटेशन कहते हैं। तो गटेशन में क्या होता है कि यह शब्द जो है बर्गरस्टीन द्वारा जो है दिया गया था और हाइड्रोथोड के माध्यम से नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को गटेशन कहा जाता है। हाइड्रोथोड के माध्यम से नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। और हाइड्रोथोड पत्तियों की शिराओं की युक्तियों में जो है मौजूद एक संरचना है, यह मूल दबाव के कारण होता है और सामान्य रूप से रात में होता है। तो गटेशन कब होता है, तो सामान्य रूप से जो होता है रात में होता है, ये चीज़ पूछ सकता है। और एक ये भी पूछ सकता है कि यह शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो बर्गरस्टीन द्वारा दिया गया
और हाइड्रोटोथ के माध्यम से क्या होता है, तो नमक और खनिजों के साथ पानी के निकास को गटेशन कहा जाता है। और हाइड्रोथोड पत्तियों की सिराओं की युक्तियों में जो होता है मौजूद एक संरचना होती है। यह मूल दबाव के कारण होती है और यह जो होता है सामान्य रूप से जो होता है रात में होता है। तो गटेशन कब होता है, तो सामान्य रूप से देखा जाए तो ये रात में होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।